हेलो नमस्कार दोस्तों, फिर से हमारे YouTube चैनल अनुज एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। तो कल हमने एक्सरसाइज 1.1 को कल कंप्लीट कर चुके थे, ठीक है। तो आज से हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जो है आपके लिए अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, उसको आज हम समझेंगे, ठीक है। और इसको समझने के बाद हम कल से फिर से अगली वीडियो से एक्सरसाइज को बनाना चालू करेंगे। तो आज हम समझ लेते हैं कि अंकगणित की आधारभूत प्रमेय क्या है। इससे पहले आप सभी को मैं बता चुका हूं कि अंकगणित की आधारभूत प्रमेय जो है, इसको आप लोग अभाज्य गुणनखंड विधि के नाम से जानते थे, ठीक है। वही चीज है, उसका नाम यहाँ पे चेंज कर दिया है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, ठीक है। तो आइए, जैसा कि आपने पिछले क्लासों में पढ़ चुके होंगे कि अभाज्य गुणनखंडन विधि क्या होता है। तो आइए कुछ एग्जांपल्स लेके हम देखते हैं कुछ प्राकृत संख्या को। जैसे मान लीजिए आप 2 को लेते हैं, 2 होगा, इसका भाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 ही होगा। 4 को लेंगे तो इसका भाज्य गुणनखंड 2 गुना 2 हो जाएगा, ठीक है। वैसा ही 8 को हम लेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 गुना 2 गुना 2। तो देख रहे हैं, कोई भी हम प्राकृत संख्या अगर लें, कोई भी प्राकृत संख्या हम अगर लें तो उसको हम लोग अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में हम लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे 253 को ले लीजिए, 253 को, तो इसको लिख सकते हैं 11 गुना 23, 11 गुना 23, ठीक है। तो कोई भी आप प्राकृत संख्या लेकर देख लीजिए, उसको आप अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। 5 को लेकर देख लीजिए, इसका भाज्य गुणनखंड कितना हो जाएगा, 5। आ रहा है समझ में। तो आपने जैसा कि पीछे पढ़ा होगा पिछले क्लासों में, ये किसी भी प्राकृत संख्या को हम उसके अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं। तो आपने देख लिया कि किसी भी प्राकृत संख्या को उसके अभाज्य गुणनखंड के रूप में, यानी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में उसे लिख सकते हैं। तो प्राकृत संख्या पे आइए हम एक और अन्य दृष्टि से देखने का प्रयास करते हैं। प्राकृत संख्या में मान लीजिए कोई भी हम भाज्य संख्या लेते हैं, कोई भी भाज्य संख्या, मान लीजिए कि 4 को लेते हैं, 4 भाज्य संख्या है ना, तो देखिए इसको 2 गुना 2 लिख सकते हैं। अब देखिए 6 भी क्या है, एक भाज्य संख्या, तो भाज्य संख्या है तो इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3। 8 को लेकर देख लीजिए, ये भी भाज्य संख्या है, तो 2 गुना 2 गुना 2। तो हम यहाँ पे पाएंगे कि आप कोई भी प्राकृत संख्या में कोई भी भाज्य संख्या लीजिए, ठीक है, उसको हम लोग अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। तो इससे हमको एक अनुमान मिलता है, किसी भी भाज्य संख्या को हम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। और वास्तव में ये कथन जो है सत्य भी है प्रत्येक भाज्य संख्या के लिए, प्रत्येक भाज्य संख्या के लिए यह कथन सत्य है। और यह मूल रूप से पूर्णांकों के अध्ययन में एक अति महत्वपूर्ण स्थान रखता है, इसलिए हम इसको अंकगणित के आधारभूत प्रमेय कहते हैं, ठीक है। और ये आप एनसीईआरटी के बुक में भी इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब इसको हम लोग एक फॉर्मल रूप में कैसे लिखेंगे वो हम आपको लिख देते हैं इस बोर्ड पे, और आप लिखना चाहें तो प्रमेय 1.2 को भी लिख सकते हैं। प्रमेय 1.2 में यही लिखा गया है कि किसी भी भाज्य संख्या को हम किसी भी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में है हम लिख सकते हैं। अगर उसके आने वाले क्रम पे ध्यान नहीं दिए जाए तो वे क्या होते हैं, अद्वितीय होते हैं, ठीक है। इसी को लिखा गया है प्रमेय 1.2 में। तो आइए देखते हैं कि प्रमेय 1.2 में क्या लिखा गया है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं की एक गुणनफल, अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में क्या कर सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं। कह रहा है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, तथा यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है, ठीक है। तो आप समझ पाए होंगे, इसके पहले ही मैंने एग्जाम्पल लिया था कि किसी भी भाज्य संख्या को आप कोई भी भाज्य संख्या लेके देख सकते हैं, उसमें कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। उसको आप अभाज्य गुणन
अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। जैसे कि देख लीजिए 2 गुना 2, तो 2 भी अभाज्य संख्या और ये भी 2 अभाज्य संख्या हो, तो अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में हम इसको व्यक्त कर दिए हैं। ठीक है, अगर 6 को देखें तो 2 गुना 3, 2 गुना 3, 2 भी एक अभाज्य संख्या और 3 भी एक अभाज्य संख्या है, तो अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में हम इसको व्यक्त कर दिए कि नहीं कर दिए? कर दिए। फिर यहाँ पे देखें 2 इंटू 2, तो देख रहे हैं कि 2 अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त हो चुका है। 12 को देखें तो 12 भी क्या है? 2 इंटू 3, ये भी एक अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में व्यक्त हो सकता है। आपको मैंने पहले ही बता दिया हूं। ठीक है, तो प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। यहां तक आप समझ पाए होंगे। फिर कह रहा है कि यह गुणनफल अभाज्य गुणनखंड के आने वाले क्रम के बिना क्या होता है? अद्वितीय। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे 24 को लेते हैं, कितना 24, तो इसको करेंगे तो 2 गुना 2, मतलब 5 में लिखने का। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि 2 गुना 3। ठीक है, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3 गुना 2। ठीक है, तो आप किसी भी क्रम में लिखिए। ठीक है, अगर इस पे क्रम पे ध्यान नहीं दिया जाए, इसके अभाज्य गुणनखंड के क्रम पे कि कौन आगे आया है और कौन पीछे आया है, तो उस केस में प्रत्येक बार जो आपको आंसर मिलेगा वो सेम आंसर मिलेगा। आ रहा है समझ में? तो ये कह रहा है कि अगर इसके क्रम पे ध्यान नहीं दी जाए कि कौन सा आगे लिखा है और कौन सा पीछा, ठीक है, तो क्या होता है? अद्वितीय होता है। अद्वितीय कहने का मतलब है कि इसका कोई दूसरा रूप नहीं होता है। तो आप किसी भी फॉर्मेट में लिखिए, हमेशा क्या होगा? अद्वितीय होगा, अगर इसके क्रम पे ध्यान नहीं दिया जाए तो। ठीक है, अब मान लीजिए 120 को लेकर देखते हैं, तो 120 को लेकर देखेंगे, इसका जैसे ही हम 120 का भाज्य गुणनखंड करेंगे तो देख लीजिए क्या हो जाएगा। ये आ रहा है 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5। ठीक है, तो देख लीजिए इस क्रम में है, इसको ऐसे भी हम लिख सकते हैं 3 गुना 2 गुना 5, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 5 गुना 3 गुना 2। ठीक है, तो अगर इसके क्रम पे ध्यान नहीं दिया जाए कि कौन आगे और कौन पीछे है, तो ये हमेशा क्या होगा? अद्वितीय होगा। कहने का मतलब इसका जो आंसर आएगा हमेशा क्या आएगा? 120 ही आएगा। ठीक है, अगर इसके क्रम पे ध्यान नहीं दिया जाए, तो इसका मतलब यही था। समझ पाए होंगे कि अंकगणित के आधारभूत प्रमेय क्या है, और इसको शायद आपने पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, और वहां पे नाम दिया जाता था अभाज्य गुणनखंड विधि। तो अंकगणित के आधारभूत प्रमेय को ही हम लोग पहले किस नाम से जानते थे? इसको पहले किस नाम से जानते थे? अभाज्य गुणनखंड विधि। अभाज्य गुणनखंड विधि, इसी को हम लोग पहले अभाज्य गुणनखंड विधि के नाम से जानते थे। ठीक है, तो आप समझ पाए होंगे कि अंकगणित के आधारभूत प्रमेय क्या है। ठीक है, और इसके बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं जो हम एक्सरसाइज में आपको कवर करेंगे। ठीक है, तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, आपके एनसीईआरटी बुक में भी दिया गया है। बस यही बात यहाँ पे समझाने वाले थे हम, मेन बात यही था। ठीक है, कि अभाज्य गुणनखंड जो होता है, अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना क्या होता है? अद्वितीय। इसका यही मतलब है, अगर इसके क्रम पे ध्यान नहीं दिया जाए तो ये हमेशा क्या होता है? अद्वितीय होता है। ठीक है, और गुणनखंड आप ऐसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसको नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बात करते हैं। तो हमने देख लिया था कि अंकगणित के आधारभूत प्रमेय क्या है। तो यहाँ पे एक और बात समझने की है। मान लीजिए जैसे कि 24 था, तो 24 को हम कैसे लिखते थे? अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में 2 इंटू 2 इंटू 3। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर पावर के रूप में लिखना चाहें तो 2 को 3 बार गुना कराया तो 2 का पावर 3
और गुना 3, ऐसे भी लिख सकते हैं ना, ठीक है। और मान लीजिए 12 है तो 2 गुना 3, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर इंटू 3 लिख सकते हैं ना, तो ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद अब क्या है कि आपने अभाज्य गुणनखंड विधि से पहले HCF निकालना तो सीखा जरूर होगा। पिछले क्लासों में अपने अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF निकालना सीखा होगा, ठीक है। तो आइए एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, और उसको देखते हैं कि HCF और LCM हम लोग कैसे ज्ञात करते थे, ठीक है। तो मान लीजिए कि 6 12 को हमने लिया है, तो 6 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो कितना जाएगा 2 × 3, 12 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे 2 × 2 × 3। अच्छा, इसको चाहे तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 का पावर 1 पावर के रूप में, 3 का पावर 1, इसको लिखे तो 2 का पावर कितना जाएगा 2 और 3 का पावर 1। अच्छा, HCF अगर निकालें हम HCF तो जो भी कॉमन होता था उसका हम लोग मल्टीपल कर लेते थे और वो क्या हो जाता था हमारा HCF, तो 2 × 3 हो जाएगा 6 HCF हो जाएगा। अब LCM निकालने के लिए आपको क्या करना होता है, इसमें जितने टाइप्स के नंबर है उसको लिखना होता है, तो 2 है और क्या है 3 है, ठीक है। और इसका अब 2 का मैक्सिमम पावर लिखते हैं LCM में, तो 2 का मैक्सिमम पावर यहाँ पे देखें तो 2 का मैक्सिमम पावर कितना है 2, तो 2 रख लेंगे, और 3 का मैक्सिमम पावर 1 ही है तो 1 रखेंगे, तो 2 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 4 और गुना 3, इसका LCM कितना आ जाएगा 12, ठीक है। तो अगर हम HCF को लिखें HCF, ठीक है, अगर HCF को हम लिखने की कोशिश करें तो लिखेंगे कि संख्याओं में उभयनिष्ठ अभाज्य संख्याओं के सबसे छोटी घात का गुणनफल, ठीक है। अगर LCM को लिखना चाहें तो लिख सकते हैं संख्याओं में संबद्ध प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात का गुणनफल। ये आपको NCERT में भी लिखा हुआ मिल जाएगा, वहां से भी आप इसको लिख सकते हैं। बस यहाँ पे आपको समझा देते हैं कि HCF का क्या मतलब है। HCF का जो मतलब है, कह रहा है कि संख्याओं में उभयनिष्ठ, तो संख्याओं में यहाँ पे अगर 6 का अभाज्य गुणनखंड और 12 का अभाज्य गुणनखंड ध्यान दें तो इसमें उभयनिष्ठ कौन है 2 और 3 है, 2 और 3 है, संख्याओं के सबसे छोटी घात का गुणनफल। तो इसका सबसे छोटी घात कितना होगा 1 होगा, तो 1 और 3 का छोटी घात 1 होगा, दोनों का गुणनफल करा दिए, कितना आ गया HCF आ गया, वही HCF है। LCM के बारे में क्या लिखा है, संख्याओं में संबद्ध प्रत्येक अभाज्य संख्या, तो संख्याओं में संबद्ध कौन कौन है 2 है और 3 अभाज्य संख्या है, ठीक है। फिर कह रहा है अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात, तो 2 की बड़ी घात अगर देखें तो कितना आ रहा है 2, और 3 का बड़ी घात देखें तो कितना आ रहा है 1, तो दोनों का गुणनफल करा देंगे तो कितना आ गया 12 आ गया, ठीक है। तो अगर 2 संख्याएं दी गई हो तो HCF ऐसे निकालेंगे, LCM ऐसे निकालेंगे। 3 संख्याएं दी गई हो तब भी ऐसे ही हम कर सकते हैं, 4 संख्याएं दी गई हो तब भी ऐसे हम HCF और LCM निकाल सकते हैं। लेकिन अगर 2 संख्याएं A और B दी गई हैं तो वहां पे एक हमको रिलेशन मिलता है, उस रिलेशन को हम जरा देखते हैं, ठीक है। तो इसको आप लोग नोट डाउन तेजी में कीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए, इससे एक हम निष्कर्ष निकालते हैं कि अगर 2 धनात्मक पूर्णांक A और
बी, ए और बी। दिए रहने पर HCF ऑफ ए बी। देखिए इसका मतलब क्या है कि ए और बी का HCF, ए और बी का संख्या, ए और बी का HCF, ठीक है, और LCM ऑफ ए बी, यानी ए और बी का क्या LCM जो होगा वो दोनों संख्या का क्या होगा गुणनफल, ठीक है। मतलब पहली संख्या गुना दूसरे संख्या किसके बराबर होगा HCF गुना LCM। LCF किसका, इन दोनों संख्याओं का HCF, LCM मतलब इन दोनों संख्याओं का HCF। लेकिन आपको नोट पॉइंट याद रखना, एक नोट पॉइंट, ये दो संख्याओं के ही लिए लागू है, दो संख्याओं के लिए ही लागू है। अगर तीन संख्याओं की बात करें हम, HCF और ए बी मान लीजिए सी, तीन संख्या हो गई, ठीक है, इसका गुना LCM ए बी सी। तो आप चाहें कि ए गुना बी गुना सी हो जाए तो ये पॉसिबल्स नहीं है, ये नॉट इक्वल होते हैं, ठीक है। आपको ध्यान रखना है कि दो ही संख्या के लिए इक्वल होता है, अगर तीन संख्याएं दी गई हो तो वहां पे काम नहीं करेगा। वहां पे आप सोचिएगा कि तीनों संख्याओं का LCF और तीनों संख्याओं का LCM ए गुना बी गुना सी, तीनों संख्या गुणनफल के बराबर हो तो ये नहीं होगा, ठीक है। ये दो ही संख्या के लिए लागू होता है और इसी पे हम लोग बेस बहुत सारे क्वेश्चंस को बनाएंगे एक्सरसाइज में, ठीक है। और इसी प्रमेय का और एप्लीकेशन है, जैसे कि हमको 4 के पावर n शून्य पे कब समाप्त होगी इसको भी देखना है। अगर 6 के पावर n दिया गया हो तो ये शून्य पे कब समाप्त होगी, इस टाइप के भी बहुत सारे क्वेश्चंस बनाएंगे हम लोग, ठीक है। और प्रत्येक एप्लीकेशंस पे हम बात करेंगे तो आप लोग समझ पाएंगे कि अंकगणित की आधारभूत प्रमेय क्या है, ठीक है। कुछ नहीं है, अभाज्य गुणनखंड विधि ही है। पहले हम लोग इसको अभाज्य गुणनखंड विधि के नाम से जानते थे और यहाँ पे हम लोग अंकगणित के आधारभूत प्रमेय के नाम से जानेंगे, ठीक है। आप देख पा रहे होंगे कि क्या है, कुछ नहीं, अभाज्य गुणनखंड विधि ही है, ठीक है। तो अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और इसको अधिक से अधिक शेयर कीजिए। तो आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं, फिर हम नेक्स्ट वीडियोज में मिलेंगे एक्सरसाइज के साथ, ठीक है। एक्सरसाइज 1.2 को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो धन्यवाद।